सभी बच्चों को नमस्कार। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने जो पन्ना खुला हुआ है वहाँ पर जो जिस कवि की तस्वीर, जिस कवि का चेहरा हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है, उन्होंने एक ऐसे विषय पर अपनी लेखनी चलाई है जिस विषय पर लिखना अत्यंत संवेदनशीलता का काम होता है और वह महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम होता है। सबसे पहले हम कवि के बारे में बात करेंगे। तो इस कवि का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर ज़िले में हुआ और यहाँ पर देखिए कि उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और अंग्रेजी साहित्य का ही अध्यापन कार्य किया, लेकिन लेखन का माध्यम उन्होंने हिंदी को चुना और हिंदी माध्यम से उन्होंने अनेक कविताएं लिखी और उन्हें उनका साहित्य लेखन इतना अच्छा रहा कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उनके लेखन का विषय समाज का वो वर्ग रहा जिस वर्ग को मुख्य धारा से हाशिए पर धकेल दिया जाता है, जो शोषण का शिकार होते हैं और जो हम निरंतर सामान्य जीवन से कटते चले जाते हैं। उनके रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो विडंबनापूर्ण स्थिति हो जाती है, उनके बारे में उन्होंने अपना लेखन कार्य किया और उस शब्दों का चुनाव भी उन्होंने सामान्य परिवेश किया, यानी सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए, लोक जीवन से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने लेखन कार्य को पूरा किया। यहाँ पर कविता का शीर्षक है कन्यादान और कन्यादान शब्द को बोलते हुए ही हमारे सामने एक ऐसा दृश्य पैदा हो जाता है जहाँ पर खुशी और करुण रस दोनों ही एक साथ विद्यमान होती हैं, क्योंकि माँ अपने बेटी को जब विदा करती है, कन्यादान के समय उसके मन में एक पीड़ा उत्पन्न होती है कि अब उसकी बेटी उससे अलग हो जाएगी और वह किस तरह से अपनी बेटी से अलग होकर के एक ऐसे साथी को खो देगी जो कि उसके बेहद निकट था। लेकिन माँ यहाँ पर भावात्मक रूप से तो मजबूत होती है और इसलिए वह इसको दर्द को महसूस करने के बाद अपनी बेटी को शिक्षा देने का भी कार्य करती है कि उसे अपने भावी जीवन में किस तरह से एक सशक्त रूप में हमेशा बने रहना है, उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर माँ एक परंपरागत माँ नहीं है, वह एक प्रगतिशील नारी का रूप दिखाई देती है जो अपनी बेटी को अबला नहीं सबला के रूप में देखना चाहती है। कविता का नाम है कन्यादान। यहाँ पर आप देखेंगे, अब सबसे पहले कविता का उच्चारण करेंगे, कविता पाठ करेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। छोटी सी कविता है, चंद शब्द हैं, लेकिन जीवन का गहरा भाव इन शब्दों में समाया हुआ है। यहाँ पर कवि कन्यादान के वक्त जो समय होता है, जो माहौल होता है, जैसा अवसर होता है, उसको शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रहा है। कवि कहता है कि जब लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान का समय आता है, कन्यादान का वक्त होता है, उस वक्त माँ के चेहरे पर जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो वास्तव में प्रामाणिक होती है, वास्तविक होती है, वो बनावटी नहीं होती है। क्योंकि माँ का जो दुख होता है उस समय पर, वह ऐसा दुख होता है कि उसे लगता है कि उसकी बेटी अब उसके पास से चली जाएगी और बेटी के जाने का जो आशय है उसके लिए वह ऐसा है कि मानो उसकी अंतिम पूंजी को दान में दे रही हो। माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है, माँ और पिता दोनों मिलकर कन्यादान करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि माँ को ऐसा लगता है कि वह अपनी बेटी को के रूप में अंतिम पूंजी को दे रही हो, अंतिम पूंजी को खो रही हो।
यानी कि कहना चाहता है इसके माध्यम से कवि कि माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वह बेहद निकट का होता है और वे एक दूसरे के साथ सुख दुख में सहयोगी होते हैं। और जब वह उससे अलग होती है तो माँ ऐसा अनुभव करती है कि इसके जाने के बाद तो वो एकदम अकेली हो जाएगी। इसलिए वह कहती है, उसके मन में आता है कि जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी उससे विदा ले रही हो, अंतिम पूंजी को वह दान में दे रही हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। अब माँ सोचती है उसके बारे में। माँ को ऐसा लगता है कि लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। माँ, लड़के भी समझदार नहीं है, वह एकदम भोली है, एकदम सरल है। उसने आज तक केवल सुख का परिचय प्राप्त किया है, उसे दुख समझना नहीं आता है। वह दुख के बारे में नहीं जानती है क्योंकि वो माँ बाप के संरक्षण में पली है। माँ बाप ने उसको हमेशा सुरक्षा का आवरण दिया है, तो वहाँ वह एकदम सुरक्षित होती है। माँ के और पिता के कहे अनुसार उसने अपना जीवन व्यतीत किया है अभी तक। तो उसे भावी जीवन में किस तरह से समस्याएं आ सकती हैं उसके बारे में अभी कुछ भी समझ नहीं है। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश प्रतीक है यहाँ पर स्पष्ट भविष्य, स्पष्ट भविष्य का ही उसके कल्पनाओं में था, जिसके बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा उसके मन में नहीं थी। उसने जो परंपरागत रूप से सुना था कि भावी जीवन में कुछ सुख भी होता है और उस सुख की कल्पना ही वो अपने मन में करती है। अभी भावी जीवन में आने वाली समस्याओं से वो रूबरू नहीं हुई है, समस्याओं की कल्पना उसके मन में नहीं आती है क्योंकि वह अभी जीवन के दुखों से अनजान है। और इसीलिए उसके मन में जिस तरह से भावी जीवन के बारे में जो देखा सुना था वही एक धुंधली सी कल्पना है और उसी कल्पना के सहारे वह भावी जीवन में प्रवेश कर रही है। तो उसने अभी तक जिन लोगों के साथ अपना जीवन बिताया वे उनके अनुकूल लोग थे और हमेशा ही उसे आनंद और सुख देने वाले व्यक्ति थे। लेकिन अब भावी जीवन में उसके सामने किस तरह के व्यक्ति होंगे और कौन सी समस्या उसके सामने आ सकती है, इसके बारे में वो कल्पना नहीं कर पाती थी। यहाँ पर आप एक तरह से एक ऐसी सरल और सहज लड़की के बारे में समझ सकते हैं कि जिसे अभी तक सुख ही सुख प्राप्त हुआ है, संरक्षण प्राप्त हुआ है, सुरक्षा प्राप्त हुई है, लेकिन अब वह एक अनजानी डगर पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। अब माँ अपनी बेटी को समझाने का कार्य करती है और वो कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे के सौंदर्य पर मुग्ध मत होना। जो लड़कियों की कमजोरी होती है, लड़कियों की कमजोरी क्या होती है कि वो अपने सौंदर्य पर ही मुग्ध रहती हैं और बाहरी जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो कहती है, माँ अपनी बेटी की इस बात को जानती है, तो वो कहती है कि अपने पानी में झांककर अपने चेहरे को देखते हुए उसके सौंदर्य पर हमेशा मुग्ध मत रहना। और आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। अर्थात तुम गृहस्थी के पूरे कार्य करना लेकिन अत्याचार सहन मत करना, जलने के लिए नहीं। यानी कि यहाँ पर अत्याचार के लिए प्रतीक अर्थ आ जाता है कि अत्याचार सहन मत करना, घर वहाँ पर सभी तरह से सहयोग करना लेकिन शोषण का शिकार मत होना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की मन जो नारी के जो कमजोरी है वहाँ पर कवि की नजर गई है यहाँ पर। और कवि अपनी एक माँ के माध्यम से अपने शब्दों की व्यक्त करता है। वो कहता है कि माँ कहती है कि कपड़े और गहने, वस्त्र और आभूषण, कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए शाब्दिक ब्रह्म हैं, ब्रह्म जाल हैं, शब्दों का जाल है, जिसमें वह ऐसे फंसने के बाद जो जीवन है उसकी समस्याओं का सामना नहीं कर पाती है। क्योंकि जो आभूषण होते हैं और जो कपड़ों का अंबार होता है उसके पास, वह उसमें ही अपने जीवन की सुंदरता को देखती है, उसके अंदर वह अपने जीवन के सुख को ढूंढती है और जिससे कि वह उसके जीवन के लिए बंधन बन जाते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। विरोधाभास स्थिति पैदा की है माँ ने। माँ कहती है कि तुम लड़की हो ना, यानी कि लड़की वाले जो गुण होते हैं, हम लड़की में जो हम गुण मानते हैं, कोमलता है, ममतामयी है और इसके अलावा उसमें सहयोग की भावना है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है,
वह जो गुण हैं उनको तो तुम अपनाना, लेकिन अपने उन्हीं गुणों को अपने लिए कमजोरी मत बनने देना। यानी सबला बने रहना, अबला मत बनना। क्योंकि मान लिया जाता है हमारे समाज में कि कोमलता और जो ममता नारी के अंदर होती है तो उन्हें हमेशा ही उसकी कमजोरी मान लिया जाता है, अर्थात उसे अबला मान लिया जाता है। तो यहाँ पर माँ कहते हैं कि लड़की तो हो ना, लड़कियों वाले गुण तो अपनाना, यानी कि ममता, कोमलता और सौंदर्य भावना अपने मन में रखना, लेकिन लड़कियों वाले गुणों को अपने लिए कमजोरी बनने मत देना। तो यहाँ पर जो माँ है वह अपनी बेटी को सशक्त देखना चाहती है और जो अनुचित बंधन लगा दिए जाते हैं उन बंधनों को काटने के लिए भी उसे प्रेरित करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सशक्त नारी का जो अवतार है वह कवि अपने मन में बनाता है और उसी अवतार को वह समाज में देखना भी चाहता है। तो माँ और बेटी के संवादों के माध्यम से यहाँ पर एक सशक्त नारी का चेहरा भी दिखाई देता है कि वह परंपरागत माँ नहीं है, बल्कि अब वह सशक्त हो गई है और अब वह अबला नारी नहीं है। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। शिल्प सौंदर्य में जो खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, इसके अलावा मानो वह उसकी अंतिम पूंजी हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बाँचना शब्द आया है, आप देखते हैं ये बाँचना शब्द है। बाँचना इसमें आंचलिक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है समझना, तो आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। प्रतीक अलंकार का प्रयोग किया है। धुंधला प्रकाश यहाँ पर स्पष्ट भविष्य का प्रतीक है, इसका प्रयोग किया गया है। और तुकों और लयबद्ध पंक्तियों, ये भी प्रतीक है यहाँ पर, यानी कि मधुर जीवन का ही उसने अभी तक आस्वादन किया है। यहाँ पर लड़की जैसे ही दिखाई मत देना, ये रहे, ये क्या है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसमें जो माँ उसको कहती है लड़की तो हो ना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसके अंदर शब्द गांभीर्य है। इसमें लड़कियों के गुण अपनाने की कहा गया है, लेकिन लड़कियों के लिए जो कमजोरी का मुलम्मा उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, उससे उबरने के लिए प्रेरित किया गया है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी कविता थी। अब हम इसके प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए ज़रा, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर जो माँ है वो अपनी बेटी को किसी भी तरह से कमज़ोर देखना नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती कि जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया वही अनुभव उसकी बेटी करे, इसलिए वो उसे पहले से ही सशक्त बना देना चाहती है। तो जो नारी के लिए स्वाभाविक गुण होते हैं, कोमलता, सहनशीलता और ममता, वह इन गुणों को अपनाने के लिए तो कहती है, क्योंकि ये गुण आवश्यक होते हैं कि उसकी जो बेटी है उस जो भावी जिंदगी है उसमें परिवार को जोड़कर रखे, बिखरने ना दे। लेकिन इन्हीं गुणों को उनकी दुर्बलता मान लिया जाता है। तो वो कहती है, इसीलिए वो कहती है कि भावी जीवन में तुम अपनी जो दुर्बलताएं हैं उनको अपने ऊपर हावी मत होने देना, अत्याचार का शिकार मत होना। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्थित स्त्री की स्थिति को संकेत किया गया है। नारी की स्थिति कौन सी दिखाई गई है? दयनीय स्थिति है। आज भी जब हम आधुनिक होने का दावा करते हैं, आज भी उसकी स्थिति दयनीय होती है। वह वहाँ पर जब वह अपने भावी ज़िंदगी में चली जाती है, ससुराल में चली जाती है, तो वहाँ पर एक तरह से उसका शोषण होता है और घर गृहस्थी के सारे कार्य करने के बावजूद उसे प्रताड़ित किया जाता है। और कई जगह तो हम देखते हैं कि दहेज के चक्कर में उसे अत्याचार की चरम सीमा तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये स्थिति हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा?
अब माँ अपनी बेटी को दुर्बल नहीं देखना चाहती, उसे पता है उसकी बेटी बहुत भोली है और अभी समझदार नहीं है, तो उसे लगता है कि उसे ससुराल में जो परेशानियां मिलेंगी उनसे सावधान करने की आवश्यकता है। तो इसलिए वह अपनी बेटी के भोलेपन की वजह से भावी परेशानियों और अत्याचार से बचाने के लिए उसे सावधान करना चाहती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी को अब सचेत होना चाहिए, उसे अब समझदार होना चाहिए। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो लड़की की कौन सी छवि आपके सामने उभर कर आती है? इसमें जो लड़की है वह, जैसे अभी तक बताया गया है कि बहुत अभी सयानी नहीं है, अभी वो भोली है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। तो यहाँ पर इस तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि अभी तो वो अपने अनुकूल लोगों के साथ रही है, जो कि उसे चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करते थे, उसे जीवन में आनंद की अनुभूति कराते थे। लेकिन अब जो सामने भविष्य है वह स्पष्ट है, उसमें दोनों ही प्रकार की स्थिति उसे मिल सकती है, उसे आनंद भी मिल सकता है और उसे समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसका ये यहाँ पर ऐसी छवि उभर कर आती है जो कि सामने जो भविष्य है उसके प्रति उनको अनदेखा करते हुए केवल वह अपने आनंद की अनुभूति में ही डूबी हुई है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता बेहद करीब का होता है। वे अपनी हर समस्याओं को बांटते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करती हैं, सुख दुख में साथ देती हैं। लेकिन जब कन्यादान करने की बारी आती है तब माँ को ऐसा लगता है कि जैसे उसका एक ऐसा गहरा साथी जो उसके साथ हमेशा रहता था उससे बिछड़ करके दूर चला जाएगा। तो इसीलिए माँ को वह अंतिम पूंजी लग रही है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, ये आप पूरी कविता में से निकाल भी सकते हैं आराम से, और कुछ मैं भी बता सकती हूँ। कि जैसे सबसे पहले वो कहती है कि अपने चेहरे के सौंदर्य पर मत रीझना, यानी कि अपनी सुंदरता पर मुग्ध मत रहना। और उसके बाद वो कहती है वस्त्रों और आभूषणों से ही ब्रह्मजाल में मत फंसी रहना, उनके ये केवल शाब्दिक भ्रम होते हैं, इनसे बाहर निकलने की कोशिश करना। फिर कहती है कि वो कहती है ना कि लड़की होना लड़की जैसे दिखाई मत देना, यानी कि अपने गुणों को अपनी कमजोरी मत बनने देना, एक सशक्त नारी के रूप में उभर कर आना और किसी के भी अत्याचार सहन मत करना। अब जैसे प्रश्न 6 है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि दान जो दिया जाता है वो वस्तु का दान होता है और कन्या यहाँ पर एक वस्तु नहीं है, वो एक प्राणी है। तो प्राणी का दान करना किसी भी मायने में उचित नहीं है। तो यहाँ पर कन्या के साथ दान शब्द लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये अब कुछ इसके अलावा अन्य प्रश्न हैं जिस पर हमें बात की जानी चाहिए, जैसे कि इसमें संदेश क्या है, इससे का कविता का संदेश पर भी बात करनी चाहिए हमें। यहाँ पर कवि ने एक तरह से लड़की की माँ के माध्यम से स्त्री के लिए एक दृष्टिकोण बना दिया है, ऐसा दृष्टिकोण जो प्रगतिशील है और जो परंपरागत नारी से एकदम भिन्न है। और कहना चाहता है कि जो लड़कियां अपनी सुंदरता, गहने, कपड़े इन्हीं में उलझी रहती हैं, वो उसे इन में उलझने के बजाय इनको तोड़ना होगा और आने वाले जीवन का साहस के साथ मुकाबला करना होगा। क्योंकि जब तक वह इन्हीं के बंधन में उलझी रहेगी तब तक वह वास्तविक समाज का सामना नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर एक प्रगतिशील नारी होने का संदेश दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इन्हें बंधन क्यों कहा गया है। ये जो वस्त्र और आभूषण है, तो वस्त्र और आभूषण आवश्यकता है। अगर हम आवश्यकता के रूप में लेते हैं तो ये हमारे जीवन में जो हमारी कमी है उसको पूरा करते हैं, लेकिन जब हम इसको सौंदर्य सज्जा के लिए प्रयोग करने लग जाते हैं तो ये हमारे लिए बंधन बन जाते हैं। क्योंकि जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास करते हैं और इससे एक आदर्श बन जाता है और उसके आवरण में आपको कैद कर दिया जाता है, उसके बंधन में आपको बांध दिया जाता है, जिससे कि आप वही परंपरागत नारी रहते हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं।
तो यहाँ पर जो माँ है वह एक प्रगतिशील माँ है और परंपरागत माँ से बिल्कुल भिन्न है, जो अपनी बेटी को एक सशक्त नारी के रूप में देखना चाहती है।